बांग्लादेश से आए हुए कुछ घुसपैठिए हो तो उसकी जानकारी मुझे नहीं है। अध्यक्ष जी, 51 लोगों की मृत्यु हुई है और 500 लोग अस्पतालों में उपचार के लिए हैं। इसकी पुनरावृत्ति देश में कहीं ना हो, इस उम्मीद के साथ हम लोग अपनी दलगत राजनीति से ऊपर उठकर इस विषय पर चर्चा करेंगे। इसकी मैं उम्मीद तो जरूर कर सकती हूं, लेकिन ये कहना आसान है, करना जरा मुश्किल है, खासतौर पर जब कुछ लोगों ने इसके राजनीतिक फायदे उठाए हों। और जैसे ही ये इन्वेस्टिगेशन सामने आती है तो पता चलता है कि अंकित शर्मा नाम का एक आईबी के अफसर को 400 बार चाकू मारा गया और पोस्टमार्टम में उसकी अंतड़ियां यानी इंटेस्टाइन खींचकर बाहर निकाली गई हूं। आप मुझे बताइए किस दंगे में इस तरीके की हरकत करने का समय होता है? और अरे सुनने की कुव्वत रखिए जी, सुनने की कुव्वत रखिए। मैं आपको ये इसलिए कहना चाहती हूं कि इस तरीके की घृणा और नफरत, इस तरीके की घृणा और नफरत सिर्फ एक कट्टरपंथी ही कर सकता है। और उस कट्टरवाद को पनपाने वाले लोग कौन हैं, आज मुझे लगता है इस सदन को उस पर भी चर्चा करनी होगी। और खास तौर पर अगर इसकी डिटेल में जाया जाए तो सीलमपुर का वो इलाका है जहां 2018 में आईसिस का एक मॉड्यूल तोड़ा गया था और बहुत सारे बॉम्ब और बाकी चीजें 2019 में उस जखीरे को निकाला गया था। तो इसके पीछे ये साजिशें भी सामने आई हैं कि पीएफआई के लोगों की कुछ फंडिंग है, आईसिस से जुड़े हुए लोगों को इकट्ठा कर रहे हैं। और जॉर्ज सोरोस नाम के व्यक्ति ने, जो कि एक हंगरी से निकला हुआ व्यक्ति जो कि आज अमेरिकन सिटीजन है, बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, $1 बिलियन उसने देने का कि भारत के नेशनलिज्म को खत्म करने के लिए उसने प्लेज किया है। और उसकी जो संस्था है ग्लोबल ओपन सोसाइटीज, उसमें बोर्ड मेंबर कोई और नहीं बल्कि हर्ष मंदर है जो कि एनएससी के भी मेंबर थे। और नेशनल एडवाइजरी काउंसिल किसने बनाई थी, कब बनाई थी, किस कारण से बनाई थी, उसका जवाब तो मुझे 100% मालूम है, अधीर जी को बहुत अच्छे से पता होगा। और साथ ही जब अधीर जी ने इस तरीके की बातें की हैं तो मैं इनको मुसोलिनी का एक और कांड बता देना चाहती हूँ। इन्होंने कहा कि हेडगेवार के गुरु मुसोलिनी थे, तो शायद उनको पता नहीं कि आपके पीछे जो व्यक्ति बैठे हैं उनके नाना जी मुसोलिनी की आर्मी में काम करते थे। ये भी जरा पता कर लीजिएगा। तो इतिहास के कुछ पन्ने ऐसे होते हैं जो कि हमेशा याद रखे जाते हैं, और जब आप दूसरों के घावों को कुरेदते हैं तो याद करिए कि वो आपकी तरफ भी जरूर उठेंगे प्रश्न। दुख की बात यह है कि इन सब चीजों से एक बात सामने आई कि एक संगठित रणनीति थी, और ये संगठित रणनीति उन्हीं शक्तियों द्वारा एक शक्ति प्रदर्शन का तरीका था जो कि आज राजनीतिक समर्थ अपना खो चुके हैं। और इस पूर्व नियोजित साजिश के तहत इस काम को मुकम्मल किया गया। फैजल फारूक नाम के व्यक्ति जो कि राजधानी स्कूल के नाम से एक स्कूल चलाते हैं, उनका स्कूल सलामत है, लेकिन अरुण नाम के एक स्कूल को जला दिया जाता है, दोनों बगल में हैं। ताहिर हुसैन की इमारत, ताहिर हुसैन, आपने आम आदमी पार्टी का जिक्र किया तो मुझे लगा कि मैं पीछे ना रह जाऊं आपसे, तो मैं नाम लेकर बताना चाहती हूं। ताहिर हुसैन जो कि आम आदमी पार्टी के पार्षद हैं, उनके घर की इमारत से कई सारी बॉम्ब फेंके गए। कैटापुल्ट यानी गुलेल जिसको कहा जाता है, वो गुलेल, अरे तो गुलेल का इस्तेमाल हुआ, और गुलेल का इस्तेमाल इस दंगे में बंदूक और गोलाबारी से भी कहीं अधिक घातक साबित हुआ। आप मुझे बताइए किसके घर के ऊपर लोहे के एंगल को जमाकर गुलेल रखी जाती है? और एक साजिश के तहत हर 10वें घर के ऊपर एक गुलेल पाई गई, हर 10वें घर को इंगित करके एक गुलेल पाई गई। और ईंटों का जखीरा शायद दिल्ली ने पहले कभी नहीं देखा था, ऐसा ईंटों का जखीरा जो है वो भी यहाँ पे पाया गया कि निगम के सफाई कर्मचारियों को समझ नहीं आया कि ये सड़क बनाने की कुवैत है कि बोरियों में भरकर उनको ऊपर ले जाया गया। मोल्टोवा जो कॉकटेल है जिससे पेट्रोल बम आदि फेंका जाता है, वो इस भारी क्वांटिटी में वहां मिले। एसिड अटैक
महिलाओं ने, उन मुस्लिम परिवारों की महिलाओं ने छत से की है, जो कि कभी कोई सोच भी नहीं सकता। और ये लोग, अध्यक्ष जी, मुझे इन लोगों की बात देखते हुए एक शेर याद आ रहा है। कांच पर पारा चढ़ाओ तो आईना बन जाता है, लेकिन आईना दिखाओ तो पारा चढ़ जाता है। इन सब का पारा चढ़ना तो स्वाभाविक है। अध्यक्ष जी, ईंट पत्थरों का जखीरा तो हमने देखा ही, और जिस तरीके से इन्हें ऊपर पहुंचाया गया वो भी सोचने वाली बात है। अंकित शर्मा नाम के व्यक्ति को 400 बार घाव किया और उसको मारा। इन्हें याद आना चाहिए कि रतन लाल हेड कांस्टेबल को मारा गया, गोलियां सीधे चलाई गई हैं, और इस सब के बीच में अमित शर्मा डीसीपी, पुलिस वालों का मैं नाम इसलिए ले रही हूं जो बीच बचाव करने, ढंग से इस पर काबू पाने के लिए उतरे, उन्हीं के साथ मारपीट की गई है। और वहां पर लगातार सीए के विरोध में ऐसे हथियारों का इस्तेमाल किया गया। हिंसा की घटनाएं 24 तारीख को 12 बजे से शुरू हुई हैं। हिंसा की घटनाएं 24 तारीख को 12 बजे से शुरू होकर 25 तारीख की 11 बजे रात तक खत्म हो चुकी हैं। ये इस सरकार की एफिशिएंसी है कि 36 घंटे के अंदर इन्होंने इस सब चीजों पर काबू पाया। जो लोग पूछते हैं पुलिस क्या कर रही थी, गृह मंत्री क्या कर रहे थे, मैं उनको बताना चाहती हूँ कि इस तरीके की मिसाइलों पर काबू पाने का काम कर रहे थे। और ओल्ड मुस्तफाबाद में सबसे अधिक एक मिनट, किसी जाति और धर्म का नाम इस बहस में नहीं लेना है। ओके, स्पीकर सर, कुछ सच्चाइयां जो प्रेस ने छुपाई हैं, इसलिए मैं आपके आदेश का पालन करूंगी। मैं आपके आदेश का पालन करूंगी स्पीकर साहब। हाँ, देखिए, ओल्ड मुस्तफाबाद में सबसे अधिक गुलेल पाई गई है। करावल नगर, ईंट पत्थर बोरियां उन घरों पर पाए गए हैं। एक मिनट, माननीय सदस्य, आप नियम, एक मिनट बैठिए। आप नियम कानून की बातें बताते हो, आप नियम कानून की पालना करते हो क्या? प्लीज नो, बोलिए। स्पीकर साहब, अमानतुल्लाह खान के जब भयानक बयान आते हैं तब ये लोग चुप रहते हैं। डायरेक्शन दे दिए हैं, कोई भी व्यक्ति, एक मिनट, मैंने डायरेक्शन दे दिए गए, कोई भी व्यक्ति जाति धर्म को इंकित पार्लियामेंट की डिबेट में नहीं करेगा। एक्सपेंस कर दिया, बैठ जाइए। अध्यक्ष जी, ईंट पत्थर और इस तरीके की चीजें जो कि घरों के निर्माण के लिए उन घरों पर पाई गई हैं जहां पर निर्माण कार्य चल ही नहीं रहा था, और जहां पर निर्माण कार्य चल रहा था वहां पर बोरियां खाली पाई गई हैं। ये तो सही मायने में जांच का विषय है, जांच की जो भी अब आएगा रिपोर्ट उसमें देखा जाएगा। लेकिन करावल नगर, शिव विहार, जहां पर सबसे अधिक जो दंगे का, और ये दंगा नहीं कहूंगी, मैं कहूंगी एक सोची समझी हिंसा थी, उसमें जो पाया गया, एक सड़क के 2 चौराहे पर एक तरफ अल्पसंख्यकों के मकान है, दूसरी तरफ बहुसंख्यकों के मकान है। सबसे हैरानी की बात है कि अल्पसंख्यकों के मकान को कोई नुकसान नहीं हुआ, बहुसंख्यकों के सारे मकान दुकान तहस नहस हो गई है। अब आप मुझे बताइए अध्यक्ष जी, यहां पर तो अध्यक्ष जी जरूरी नहीं जिनमें सांस न हो वो मुर्दा हो, जरूरी नहीं जिनमें सांस न हो वो मुर्दा हो, जिनमें इंसानियत ना हो वो भी कौन से जिंदा हैं। और उसकी रफ्तार जो है वो हमें देखने को मिल रही है। छोटी छोटी बच्चियों के सामने इन लोगों ने उनको निर्वस्त्र करके भेजा है, जो ट्यूशन से आ रही बच्चियां थी। आप और सिर्फ यही नहीं,
छतों के ऊपर खड़े होकर अश्लील हरकतें अपने कपड़े उतार उतार के इन्होंने की है, जो कि इस प्रिंसिपल का बयान है, स्कूल के प्रिंसिपल का बयान है। आप मुझे बताइए, इस सदन में बैठा हुआ कौन सा व्यक्ति साथ देने को राजी है? बताइए, ऐसी हरकत क्या आप राजी हैं क्या? है राजी? नहीं है ना? तो फिर और इस सब के बीच में चाहे वो अमानतुल्लाह खान थे, चाहे वो ताहिर हुसैन थे, और इस तरीके की चीजें सबके बीच में हुई हैं, और वो सब बयान भी सबके सामने हैं। लेकिन मैं आ रही हूं कपिल मिश्रा पर, लेकिन इस सब के लिए, इस सब कार्रवाई के लिए ब्लेम किसको दिया गया? माननीय सदस्य, किसी व्यक्ति का नाम मत लो जो सदन अध्यक्ष जी, क्योंकि नाम लिए गए हैं तो जवाब तो देना पड़ेगा। नहीं। अध्यक्ष जी, इन सब के लिए ब्लेम किया गया अनुराग ठाकुर को, प्रवेश वर्मा को, जिनका बयान 20 तारीख का था, 20 जनवरी का था, और 20 जनवरी का अनुराग ठाकुर का बयान था चुनाव के दौरान, और ये घटनाएं हैं 23 फरवरी की। और प्रवेश वर्मा का बयान 28 फरवरी का था, ये घटना है 23 फरवरी की। और इस सब के बीच में ब्लेम किया गया कपिल मिश्रा को। कपिल मिश्रा पे इल्जाम लगाया और कपिल मिश्रा को जिम्मेवार ठहराया शारजिल इमाम की हरकतों के लिए। कपिल मिश्रा को जिम्मेवार ठहराया ताहिर हुसैन की हरकतों के लिए। कपिल मिश्रा को जिम्मेवार ठहराया अमानतुल्लाह खान के बयानों के लिए। कपिल मिश्रा को जिम्मेवार ठहराया उन लोगों को जिन्होंने कहा कब्र खुदेगी। कपिल मिश्रा को जिम्मेवार ठहराया कि भारत के प्रधानमंत्री को जो कातिल कहने का रुतबा रखते हैं। कपिल मिश्रा को जिम्मेवार ठहराया जो अभी तक बहुत तमीज तहजीब की बातें कर रहे थे, भारत के गृह मंत्री को तड़ी पार कहने के लिए। कपिल मिश्रा को जिम्मेवार ठहराया वहां पर लड़कियों के सामने उल्टी हरकतें जिन पुरुषों ने की उनके लिए। कपिल मिश्रा को जिम्मेवार ठहराया फारूक फैजल को बचाने के लिए। कपिल मिश्रा को जिम्मेवार ठहराया दिल्ली में उन लोगों को जिन लोगों की राजनीति खत्म हो चुकी है पैरों तले, और जो किसी के कोई माइनॉरिटी वोट बैंक की राजनीति करते हैं, उनको बचाने के लिए। कपिल मिश्रा को किस किस चीज के लिए जिम्मेवार ठहराओगे, जब ये सब राइटिंग के लिए, ये सब हिंसा के लिए जिम्मेवार कुछ और ही लोग थे। और ये किस तरीके का और मैं इसके लिए सही मायने में प्रेस के कुछ लोगों को, जेएनयू जामिया, आप इस पूरे प्रकरण को देखिए, आप पाएंगे कि ये सब चीज शुरू हुई सीए का सो कॉल्ड विरोध को लेकर। सीए के विरोध में सबसे पहले जेएनयू के कुछ छात्र खड़े हुए और सबने समझा ये तो सीए का विरोध है। अब सीए का विरोध किस लिए? कि कुछ अल्पसंख्यक जो कि पाकिस्तान में अल्पसंख्यक हैं, भारत में 25-25 साल से पड़े हुए हैं, उनको किसी सरकार में हिम्मत नहीं थी उनको नागरिकता देने की। और उस सब के बाद में वो मामला शिफ्ट होता है जामिया में। जामिया में पुलिस थोड़ी सख्ती करती है, तो पुलिस को डिफेंसिव करके कि ये पुलिस जो है वो व्यक्ति की बोलने की आजादी के खिलाफ है, ऐसा इल्जाम पुलिस पर लगा दिया जाता है। तो पुलिस थोड़ी डिफेंसिव हो जाती है कि भैया मोदी जी के राज में सबको बोलने की आजादी, हरकतें करने की आजादी है। आप शाहीन बाग से लेकर सारा प्रकरण अगर आप देखते हैं, जामिया के बाद में 14 दिसंबर 2019 को अरे उससे पहले की फुटेज भी देखो अध्यक्ष जी, वो लाइव फुटेज उससे पहले की भी देखो, जो मार काट करके लाइब्रेरी में मुंह पर गमछा पहनकर बैठ जाते हैं, किताबें बंद होकर पढ़ना शुरू करते हैं, वो फुटेज भी देखनी चाहिए। अध्यक्ष जी, 14 दिसंबर को रामलीला मैदान में कांग्रेस की एक रैली होती है। उस रैली में सोनिया जी का बयान है आर पार की लड़ाई होगी, सड़कों पर सब निकलो। प्रियंका जी का बयान है कि कायर होते हैं जो घर से नहीं निकलते। राहुल जी यहाँ बैठे, इन्होंने भी काफी उत्तेजनात्मक बयान दिए। 14 तारीख के इन सब बयानों के बाद 15 दिसंबर को शाहीन बाग में लोग बैठना शुरू कर देते हैं, और शाहीन बाग 14 के बाद 15 से ये हरकत शुरू होती है। 3 महीने तक दिल्ली की सड़कों को रोक कर ये लोग बैठते हैं,
और उसके बाद 17 तारीख को उमर खालिद का बयान है कि डोनाल्ड ट्रंप देश में आएंगे और हमें सड़कों पर उतरना है। उनको बताना है कि हिंदुस्तान के हुक्मरान जनता के खिलाफ हैं। 19 तारीख को वारिस पठान का बयान है कि हम 15% भले ही हो 85% पर भारी पड़ेंगे। अब आप मुझे बताइए कि इन सब चीजों के लिए आप कपिल मिश्रा को जिम्मेवार ठहराएंगे? इन सब के लिए आप दिल्ली पुलिस को जिम्मेवार ठहराएंगे? उकसाने का काम और कट्टरपंथी का काम तो इस देश में बहुत दिन से चल रहा था। और अरे भैया, अगर रोक दिया होता तो आप ही कहते इस देश में बोलने की आजादी नहीं है, अपने विचारों की आजादी नहीं है, विचारों, और इसी की वजह से पुलिस डिफेंसिव मोड में थी। और कुछ जजेस, कुछ के मैं नाम नहीं लूंगी, लेकिन जजेस कुछ का मानना है जब तक धरना हिंसात्मक ना हो तब तक पुलिस कार्रवाई नहीं करेगी। अब धरना कब हिंसात्मक होगा ये बैठ के कौन तय करेगा? ये कौन तय करेगा? और जिन जजेस के इन्होंने नाम लिए, इनको बहुत एक्सपीरियंस है जजेस के अपॉइंटमेंट से लेकर बाकी चीजें लिखवाने का, इसीलिए ये जानते हैं क्या क्या होता है। इनको ये नहीं पता कि बिना रेकमेंडेशन के सरकारें ट्रांसफर नहीं करती, और ट्रांसफर ही किया था, ट्रांसफर तो पहले हो चुका था। मैं तो कहूंगी एक दिन कि आईबी की जो रिपोर्ट्स है ना कुछ लोगों के बारे में, उनको पब्लिक कर देना चाहिए, सबको समझ आ जाएगा कि किसका ट्रांसफर क्यों करके हुआ है। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।